एपिसोड 5 में हमने इंडिया की वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में देखा था, कैसे टॉप 1% पॉपुलेशन देश की 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है और कैसे बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 3 से 6% की वेल्थ है। और हमने देखा था कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे जीरो टैक्स होने के बावजूद भी हर साल हजारों किसान क्यों सुसाइड कर लेते हैं। आज के इस एपिसोड 6 में हम देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में हर साल कितने लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है और क्यों यह नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है। 2010 से 2025 के बीच में इंडिया में क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन 2 से 2.5 गुना बढ़ चुका है। मतलब 2010 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो 2025 में 200-250 के अराउंड मिल रही होगी और इस दौरान एवरेज इन्फ्लेशन रेट भी 5 से 6% के आसपास था। अब इस टेबल को देखते हैं। ये इंडिया के कुछ बड़ी आईटी कंपनियों की ईयरली प्रॉफिट का डेटा है। इन कंपनियों ने 2010 से 2025 के बीच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट किया है और जब हम इस डेटा के बेस पे ग्राफ बनाते हैं तो साफ दिखाई देता है कि कंपनियों का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। आप खुद इस ग्राफ में देख सकते हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ना अच्छी बात होती है। लेकिन जरा देखिए इस बात को कि इन कंपनियों का प्रॉफिट 2010 में कितना था और 2025 में आते आते वो कितना बढ़ के हो गया। अगर आप इस टेबल में देखें तो आपको पता चलेगा कि कंपनियों का प्रॉफिट लगभग 3 गुना, 4 गुना, 7 गुना, यहाँ तक कि 11 गुना तक बढ़ चुका है। लेकिन इन्हीं कंपनियों में फ्रेशर्स की सैलरी का क्या हाल है 2010 से 2025 के बीच में अगर कंपेयर करें तो यू कैन सी इन दिस टेबल जो फ्रेशर्स की सैलरी 2010 में थी लगभग उतना ही 2025 में भी है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं कंपनियों में जो सीईओ लेवल की जो सैलरी है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। सी दिस टेबल, यू विल बी एबल टू सी द कंपनी नेम, सीईओस की सैलरी 2010 में और कंपेयर करके देख सकते हो सीईओस की सैलरी इन 2025 लगभग कितना गुना बढ़ चुकी है। कंपनियों का प्रॉफिट 10 से 11 गुना बढ़ गया, सीईओस की सैलरी 50 से 80 गुना बढ़ गई, इन्फ्लेशन 2 से 3 गुना बढ़ गया, बट फ्रेशर्स की सैलरी आज भी लगभग उतना ही है। पिछले 15 सालों में सैलरी में जो थोड़ा बहुत इंक्रीज आया भी होगा, अगर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखा जाए तो हाई चांसेस है कि रियल सैलरी ग्रोथ फ्लैट या नेगेटिव में ही रहेगा। लेकिन परचेजिंग पावर का क्या? इंडियंस की परचेजिंग पावर लगातार नीचे ही गिरती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे एजुकेशन पे इन्फ्लेशन लगातार हर साल 10 से 14% के करीब बढ़ रहा है, रेंट हर साल लगभग 8 से 12% बढ़ जाता है। अगर हेल्थ केयर की बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में अराउंड 10% के आसपास हर साल महंगाई का ग्रोथ देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल का काफी इस्तेमाल होता है ट्रकों में, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उस ट्रक में लद के आने वाला सामान का प्राइस भी बढ़ जाएगा। टैक्स की वजह से पेट्रोल का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं उसमें 50 से 60 रुपए सिर्फ टैक्स होता है। चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि लोग आखिर देश क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर इतना ज्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स देने के बाद भी अगर लोगों को ये लगता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में सही नहीं है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद अगर लोगों को उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से हर साल बहुत सारे इंडियन अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। 2015 से 2024 के बीच में कई लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। सी दिस टेबल, इस टेबल में आपको पता चलेगा 2015 से लेकर 2024 तक के बीच में हर साल कितने सारे लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। अगर आप इस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करें तो आपको दिखाई देगा कि ये ग्रोथ हर साल बढ़ता ही जा रहा है और 2020 के बाद ये नंबर्स काफी तेजी से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? बेटर आरओआई। लोगों को लगता है कि जो टैक्स का पैसा वो इंडिया में दे रहे हैं उसके बदले में जो उनको सर्विसेज मिल रहा है वो बहुत बेकार है। अगर वो उतना ही पैसा किसी और कंट्री में टैक्स में दे तो बदले में उनको जो सर्विसेज मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। बेटर सैलरी एंड करियर ग्रोथ, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, कम ब्यूरोक्रेसी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और आसान रेगुलेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेटर लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सर्विसेज। हर आदमी के अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मेन रीजन कि क्यों इंडियंस अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन सवाल ये नहीं है कि ये लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतने सारे लोगों ने मान लिया है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार है, जिसकी वजह से वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। और इतने सारे लोगों को लगता है कि जो टैक्स हम यहाँ पे दे रहे हैं उसके बदले में जो बेकार सर्विसेज मिल रही है, इससे अच्छा हम कहीं और जाके टैक्स भरें जहाँ पे उन टैक्स का कम से कम बेनिफिट तो हमको मिले। कोई भी इंडिया वापस आके पाएगा क्या? टॉक्सिक कॉर्पोरेट वर्क कल्चर जहाँ पे लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। 70-70 घंटे काम करने का सजेशन दिया जा रहा है। कुछ लोगों को तो इस बात पे रिग्रेट हो रहा है कि वो अपने एम्प्लॉय से संडे को काम नहीं करवा पा रहे हैं। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप बिजनेसमैन हो, जरूरत पड़ने पे वर्स्ट के सिनेरियो में आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, लेकिन आप अपने एम्प्लॉय से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो भी आपके साथ 24 घंटे काम करे, क्योंकि वो बिजनेस आपका है, आप मालिक हो उसके, ना कि वो एम्प्लॉय। अगर आप अपने बिजनेस में वर्स्ट के सिनेरियो में 24 घंटे काम करते भी हो तो उससे जो रिटर्न आएगा वो भी सिर्फ आपको ही मिलेगा। आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका रेवेन्यू ग्रो होगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी, आप अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय से 70 से 100 घंटे काम करवाओगे, संडे को भी उससे काम करवाओगे, तो उस एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ के तो लग जाएंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉय को बुला के 70 से 100 घंटे काम करवाते हो
तो आपकी कंपनी तो ग्रो होगी, कंपनी आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे, आप और ज्यादा पैसे कमा लोगे और बदले में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? बस ओवर टाइम का कुछ चिल्लर दे दोगे। और फिर किसी दिन हायर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस पूरे डिपार्टमेंट को एआई से ऑटोमेट कर देते हैं और कॉस्ट कटिंग के नाम पे हजारों एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा और सिर्फ आपको एक मेल आएगा कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। उस वक्त कंपनी की वो फालतू सी फैमिली वाली बात याद नहीं आती कि वी आर फैमिली, यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली, यू हैव टू वर्क सो हार्ड, यू हैव टू गिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें याद नहीं आएंगी। याद आएगी तो आपकी सिर्फ सैलरी, ईएमआई, घर का रेंट और बच्चों की पढ़ाई का फीस और पता नहीं क्या क्या। इसलिए जब कंपनियों में कहते हैं कि वी आर फैमिली, 70-70 घंटे काम करो, वीकेंड पे भी काम करो, कंपनी के ग्रोथ के लिए सेक्रीफाइस करो, तो एम्प्लॉयज को ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर हम एक फैमिली हैं तो ले ऑफ के वक्त फैमिली जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता? उस वक्त तो सिर्फ कंपनी अपने बारे में सोच के हजारों एम्प्लॉय को निकाल देती है। इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर एक एम्प्लॉय जो सैलरी कमाता है उसके ऊपर भी उसको हैवी टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिला के। कॉर्पोरेट में बहुत ही टॉक्सिक वर्क कल्चर चल रहा है। एक केस मेरे सामने आया जहाँ पे टारगेट अचीव ना कर पाने पे इस बंदे को कुत्ता बना दिया गया। करप्शन हर लेवल पे है, बीमार कर देने वाली पोल्यूटेड हवा और कंटेमिनेटेड वाटर, ट्रैफिक एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रोड टैक्स लेने के बावजूद भी सड़कों में गड्ढे हैं, टोल टैक्स लेने के बावजूद भी ब्रिजेस गिर रहे हैं, जहाँ पे देश चलाने वाले नेताओं के द्वारा ही रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक को भी खिलवाड़ समझा जा रहा है। When rape is inevitable, lay down and enjoy it। और उस सभा में बैठे सारे लोग हंस रहे हो इस बात पे, और इस चीज को आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, 16 पॉलिटिशियन ने सेल्फ डिक्लेयर किया है अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि उनके ऊपर रेप के चार्जेस चल रहे हैं। जाहिल अंगूठा छाप देश चलाने वाले नेता बन जाते हैं और पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स उनके नोकर। आज देश में यह हालत है कि दूध और पनीर सब नकली मिल रहा है। जब किसी को दूसरे देशों में सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स, क्लीन इन्वायरमेंट, बेटर सैलरी एंड ग्रोथ, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिल रहा हो, तो वो सब कुछ छोड़ के वो इंडिया में ये सब झेलने के लिए वापस क्यों आएगा? वापस आना तो दूर, कितने सारे लोग तो इस प्लान में होंगे कि कैसे हमारे पास पैसा है, हम देश छोड़ के जाएं। इस सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला एपिसोड 7 इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा और उस एपिसोड में हम सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे बात करेंगे। मिलते हैं एपिसोड 7 में।